जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है। और साथ ही अपना जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है और ऐप में आपका टीजीटी का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो हमारे जितने भी साथी हैं जो टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों वो अभी डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया है, ऐप की लिंक दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उससे आप ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। और ऐप में दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन फोन नंबर करके आप डालें तो आप ऐप पर पहुंचेंगे और ऐप पर आपका टीजीटी का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। अब वहां पर रोज आपका जो है क्या होगा, अपडेट होगा, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जहां पर आपको दोस्तों विस्तृत अध्ययन के वीडियो भी मिलेंगे, जहां पर दोस्तों आपको ट्रिकी वीडियो भी मिलेगी। यानी कि 3 प्रकार की फैसिलिटी आपको वहां पर मिलेगी। और इसका जो चार्जेस रखा है दोस्तों अपन ने, वो कितना रखा है, वो रखा है 1500। कितना रखा है, 1500। लेकिन दोस्तों आपको एक कूपन दिया है, 20 नवंबर तक आपको एक कूपन दिया है जिसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो यही कोर्स 1500 वाला है ये 1200 रुपए में आपको 20 नवंबर तक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स को दोस्तों जो भी साथी खरीदना चाहते, लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है। और अब यहां पर आपको बताना है दोस्तों, जिसको कोई डाउट हो तो इस क्लास के बाद हम एक वीडियो बना के आपको ऐप के बारे में पूरा बताएंगे कि कैसे आपको कोर्स लेना है, कैसे आपको कोर्स के वीडियो देखना है, कौन से वीडियो कहां पर मिलेंगे, नोट्स कहां पर मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं एक वीडियो बना के अभी डाल दूंगा यूट्यूब पर इस क्लास के बाद में, ठीक है। तो वो आप देख लेना, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अशोक जी, सुमन जी, सभी लोग आ चुके हैं। अपना आज दोस्तों छायावाद अपन को पढ़ना है, ठीक है। छायावाद जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, तो ये आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा, तो प्रश्न क्रमांक 1 में बताना है हेम इंग्लिश जी, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, ये बताना है, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन चर्चा कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में पीजीटी का सिलेबस देख लेंगे और टीजीटी का सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। तो अपन को छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, ये हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 का सर्वप्रथम प्रयोग बताना है, इसलिए सभी लोगों ने जो आंसर चयन किया है कि सर अगर बात करें छायावाद शब्द की, तो छायावाद शब्द की जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने किया था। और दोस्तों आपको पता होगा लोग क्या लगाते हैं, मुकुट लगाते हैं, मुकुट, है ना, मुकुट लगाते हैं और मुकुट की छाया पड़ती है। क्या पड़ती है, बोले सर मुकुट इसलिए लगाते हैं ताकि सिर में क्या लगे, छाया लगे, छाया। तो छायावाद शब्द का प्रयोग भी कौन करेंगे, मुकुटधर पांडे। कौन करेंगे, मुकुटधर पांडे करेंगे, क्योंकि इस मुकुट की छाया हमारे सिर पर लगती है ना। और छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। और छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। दोस्तों आपको पता है मुकुटधर पांडे की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता कुर्री के प्रति प्रथम छायावादी कविता माना गया एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। 1916 में इसकी पहली कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शैलवाला, कौन सी, 1916, लक्ष्मा 1917, परिश्रम 1917, हृदयदान 1918 और मामा दोस्तों 1918। तो यहां पर अपन चलते हैं कि छायावाद जो शब्द दिया, अपन को यहां पर आपसे एक क्वेश्चन आएगा सामान्य सा। देखिए अभी अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी किसी को एनी डाउट, कोई क्वेश्चन हो, अपन वीडियो के लास्ट में 10 मिनट आपको देते हैं, फिर अपन उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐप के बारे में चर्चा करेंगे, आपके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है मुकुटधर पांडे ने, ठीक है। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग कर दिया क्योंकि हमें मुकुट की छाया पड़ती है। बोले सर मुकुट की छाया पड़ती, इसलिए मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग कर दिया। और दोस्तों सभी विद्वानों ने यह माना है कि छायावाद का जो
छायावाद का जो उदय होता है या छायावाद की जो शुरुआत होती है वो श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही इसमें, है ना। और यहीं से यानी कि 1918 से छायावाद की शुरुआत स्वीकार की गई है। कहीं कहीं आपको 1920 से मिलेगी, लेकिन 1918 से, है ना। और कुर्री के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे के बारे में सभी को क्लियर है। और इन मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, ये चीज भी याद रख लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपको लगाना है मुकुटधर पांडे। और अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपको लगाना है जयशंकर प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि ईलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपको लगाना है जयशंकर प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपको लगाना है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो ये छायावाद के जो दोस्तों अपने 3-4 जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं प्रवर्तक के, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। फिर आपको बताना है कि सबसे पहले जो प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पर छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, इनको मैं बहुत अच्छी ट्रिक से बताऊंगा। बोले सर कि रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है, कैसे याद रखेंगे इसको, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने राम भगवान को देखा होगा, राम को देखा होगा, वो क्या लगाते थे, मुकुट लगाते थे, मुकुट, है ना। राजा बन गए, मुकुट लगाते थे, तो मुकुटधर पांडे को कौन मानेंगे, राम से बनेगा रामचंद्र शुक्ल। और आपको पता है कि ईलाचंद्र जोशी ने जोश में आकर, ईलाचंद्र जोशी ने जोश में आकर जयशंकर प्रसाद को प्रवर्तक मान लिया। कैसे याद करना हमें, बोले सर ईलाचंद्र जोशी ने जोश में आकर कह दिया कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को, ये भी आपको याद रख लेना। और बहुत सारे जो नंद होती ना, जो नंद के साथ हमें सुमित्रा करना है, मतलब सुमित्रों के जैसे रहना है, सुमित्रों के जैसे, किसके साथ, नंद के साथ। लड़ाई नहीं करना, बहुत सारे लोगों की लड़ाई हो जाती है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, छायावादी युग का प्रवर्तक। तो यहां पर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन भी दिया है आपके सामने, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको नो डाउट जयशंकर प्रसाद लगाना है ना, नो डाउट क्या लगाना है, जयशंकर प्रसाद लगाना है, छायावाद युग का प्रवर्तक। और इन्हें जोश में आकर के अगर आप बोलोगे, जोश में आकर सब बोलो, क्या बोलोगे, जय शंकर, क्या बोलोगे, जोश में आके जय शंकर। तो इस प्रकार से जोशी, ईलाचंद्र जोशी साहब ने इन्हें माना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद करना है, हंस हंस के याद करना है दोस्तों, मस्ती से याद करना, हिंदी साहित्य याद हो जाएगा, है ना। यहां पर बात कर लेते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में लंबा विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली 1916 के साथ इसे युग के प्रवर्तक निराला को मानते हैं। लो एक चीज और आ गई दोस्तों, गंगा प्रसाद पांडे किसे मानते हैं, गंगा प्रसाद पांडे किसे मानते हैं, निराला को मानते हैं। तो ये भी याद रख लेना। बोले सर गंगा का नाम आपने अच्छा लिया, गंगा तो हमारे देश की सबसे निराली नदी है, गंगा तो हमारे देश की सबसे निराली नदी है। तो गंगा प्रसाद किसको मानेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को या निराला को मानेंगे, जल्दी से आपको बताना है। चंद्र प्रकाश जी जल्दी से बताओ, चंद्रकला जी, है ना। तो आपका जो उत्तर होगा यहां पर, बोले सर निराला को माना गंगा प्रसाद पांडे ने, है ना। और छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है, ये इन्होंने कहा, ठीक है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं, 1918, और ये अधिकतर विद्वान 1918 से ही मानते हैं, ठीक है। और दोस्तों चूंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये चीज आपको सभी लोगों को याद रख लेना है। 4 हैं दोस्तों, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला, ठीक है, इनको माना जाता है, इनको आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे कैसे बढ़ेंगे,
यहां पर देखो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, ये आपको चयन करनी है। प्रश्न क्रमांक आपका 4 है, तो 4 का उत्तर क्या होगा? बोले सर छायावाद की अगर बात करते हो तो छायावाद के बारे में हमें 4-5 प्रश्न ऐसे ही याद हो गए कि छायावाद की शुरुआत 1918 से 36 मानी जाती है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद का रामचंद्र शुक्ल ने प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना। गंगा प्रसाद पांडे ने किसे माना है? गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को माना। गंगा प्रसाद पांडे ने निराला को माना। ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद, नंदलाल वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत। तो जब छायावाद का नाम आपके मस्तिष्क में आएगा तो आपको ये 5 क्वेश्चन जरूर याद आएंगे कि सर छायावाद की जब भी आप बात करोगे तो ये 5 क्वेश्चन मुझे रट चुके हैं। अब छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो हमने पढ़ा है कि जो झरना है जयशंकर प्रसाद की झरना, दोस्तों यहां से क्या मानी जाती है? ये छायावाद की रचना मानी जाती है। अब ऐसे कैसे याद रखोगे? बोले सर जयशंकर प्रसाद की क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना और इसे छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। और शंकर जी की छाया तो हमारे सबके ऊपर है ना, इसलिए शंकर जी को क्या, जयशंकर प्रसाद को क्या मानते हैं हम? छायावाद का प्रवर्तक। और दोस्तों आपने सुना होगा कि जो गंगा निकलती है, बोले शंकर जी के जटाओं से निकलती है ना, तो वहां पर क्या लग गया होगा? शंकर जी की जब जटाओं से गंगा निकली तो वहां पर क्या लगा होगा? झरना लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जल्दी से बताओ, है ना। अपन देखते हैं कि जब गंगा नदी निकलती है कोई तो झरना टाइप की निकलती है, तो वहां पर भी झरना लग गया था। तो झरना को हम छायावाद की पहली रचना मानेंगे और ये जयशंकर प्रसाद की रचना इस प्रकार से, ठीक है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना बताना है दोस्तों यहां पर कुरैशी जी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, निराला को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। बहुत बढ़िया कुरैशी जी। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में या फिर प्रयोगवाद में? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? और राइट यहां पर हो जाएगा दोस्तों अपना कि छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, यानी कि छायावाद की एक विशेषता है रहस्यवाद, ठीक है। इसको आपको रहस्यवाद छायावाद याद कर लेना है ना। अब यहां पर आए हैं आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। और छायावाद 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में भी इसका अर्थ प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, हेम जी, सुमन जी, 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल ना था और आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया और इसके प्रवर्तक माना जयशंकर प्रसाद को। और बोले सर जयशंकर प्रसाद यानी कि शंकर जी की छाया तो हमारे ऊपर है ना। और जब छाया है तो हम कहां जाते हैं? कामना करने जाते हैं उनके पास। किसके पास? शंकर जी के पास कामना करने जाते हैं कि हम पीजीटी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएं, तो कामना करने जाते हैं। तो इनका एक महाकाव्य भी है, कौन सा? कामायनी। 1935 माना जाता है इसका रचना काल, है ना। ये भी याद रख लेना है। इसमें 15 सर्ग है दोस्तों कामायनी में, है ना। और छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, तो कौन सी हो सकती हैं? जल्दी से बताओ। विकल्प आपके 4 दिए हैं, कूट दिए हैं, आपको चयन करना है कि छायावाद की निम्न में से विशेषताएं हो सकती हैं तो कौन सी? विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान या फिर इतिवृत्तात्मकता। आप दोस्तों निरंतर वीडियो देखते रहें। हिंदी साहित्य का ऐसा कोई भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं होगा कि आपको जो याद ना हो जाए। आपको रेगुलर देखना है, ठीक है। रेगुलर आप देखते हैं तो आपका निश्चित ही हिंदी साहित्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहां पर छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं तो 1, 2, 3। 1 यानी कि विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। इतिवृत्तात्मकता नहीं है ना। डी नंबर आपका दोस्तों, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो यहां पर क्वेश्चन आता है कि छायावाद के अर्थ निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली माना है। ये आपको याद रखना है कि छायावाद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? एक सीमित अर्थ में
एक शैली विशेष माना है। छायावाद बोले एक शैली विशेष है ये तो, है ना, जिसमें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया गया। यानी कि छायावाद की जब विशेषताओं की बात होगी तो विशेषताओं में कौन सी होगी? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता इसकी विशेषता है, प्रतीक का विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, है ना, और अन्योक्ति। और एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन से युग में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, तो आप बता देना छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया। और प्रकृति के चितेरे कवि कौन कहे जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत कहे जाते हैं, यह भी याद रखना। और छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया। और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। और इतिवृत्तात्मकता ये विशेषता होती है किसकी? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की होती है शिव कुमार जी, वेरी गुड, है ना। इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? तो द्विवेदी युग की विशेषता है, भूलना नहीं है इसको। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता? बहुत बढ़िया है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली ये किस युग की विशेषता है? यानी कि दोस्तों ऐसी भाषा अगर मैं आपसे कुछ बोलूं कि आपने उड़ीसा का कोणार्क का मंदिर देखा, तो आपके मन में जिसने भी देखा है एक चित्र उभर आता है कि कोणार्क का मंदिर ऐसा बना है। और ऐसे ही भाषा शैली का प्रयोग किया है छायावाद के कवियों ने। ऐसी भाषा शैली लिखी है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको जो आप पढ़ रहे हो उसके चित्र भी उभर आते हैं। ऐसी चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता मानी जाती है? तो वो मानी जाती है छायावाद की। किसकी? छायावाद की। और कहा भी जाता है, यहां पर आया चित्र और हम क्या बनाते हैं? चित्र में हम क्या बनाते हैं? बोले सर हम छाया तो बनाते हैं। क्या बनाते? छाया। जैसे आपने किसी भी मान के चलो कि अब्दुल कलाम जी का क्या बनाया? चित्र बनाया, तो अपन उनकी क्या बना रहे? छाया बना रहे, छाया। तो चित्रात्मक भाषा शैली ये छायावाद की विशेषता होगी कि नहीं होगी, है ना। लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो ये छायावाद की है, याद रख लेना, ठीक है। और छायावाद युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। चित्रमयी कल्पना एवं लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया दोस्तों, है ना। इनको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है? चमत्कार का, विदग्धता, चारुता, या फिर वेरी गुड रामचंद्र शुक्ल ने चित्र भाषा शैली कहा है। छायावाद की जो शैली है ना, उसे रामचंद्र शुक्ल ने चित्र भाषा शैली कहा था। प्रमोद कुमार जी बहुत बढ़िया। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? किसका उत्कर्ष मिलता है लीना शर्मा जी? तो वो मिलता है काय का? अभिव्यंजना का। अभिव्यंजना का, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। अब यहां पर वेरी गुड दिनेश जी, इतिवृत्तात्मकता का अर्थ कथात्मकता, ठीक है। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो वो मिलता है अभिव्यंजना का, ठीक है। और अभिव्यंजना बाद एक आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अभिव्यंजना बाद आपने पढ़ा है। जल्दी से बता दो किसने पढ़ा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये पाश्चात्य काव्य में एक बाद है अभिव्यंजनावाद, है ना। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसने पढ़ा पाश्चात्य काव्य शास्त्र? जल्दी बताओ, फटाक से क्वेश्चन आपके लिए है ना। जनता जनार्दन के लिए क्वेश्चन आया है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर, किसने पढ़ा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और यहां पर आपका 9वां प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है तो क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, दारसू जी, रानी गोस्वामी और कमल जी, है ना। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के जो माने जाते हैं, पूजा यादव जी क्रोचे माने जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, क्रोचे माने जाते हैं, ये भी याद रखना।
और आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो वो है छायावाद। क्या है? छायावाद, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया दोस्तों। कितने? गद्य खंड और काव्य खंड, है ना। दोनों खंडों को दो दो उपकरणों में बांटा गया। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन, और दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। काव्य खंड में दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। तो इस प्रकार से ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और दोस्तों नई काव्य धारा भी तीन उत्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नई काव्य धारा की भी। ठीक है, काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। ये तो क्या ठीक है। फिर आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। कामायनी की भाषा बताना है साधुकड़ी, अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा, ये बतानी है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है दोस्तों? और जब कामायनी की बात आती है तो आपको पता है कि हम कामना करने जाते हैं शंकर जी के पास। हम कामना करने कहां जाते हैं? शंकर जी के पास। तो कामायनी रचना, कामायनी महाकाव्य किसका होगा? जयशंकर प्रसाद का। याद हो गया। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इन सर्गों को भी आपको याद रखना है ना। इनकी ट्रिक व्यवस्थित बना लेना, इनको याद रख लेना। पूछा जाता है कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी की जो भाषा है दोस्तों वो है कौन सी? खड़ी बोली, है ना। तो याद रख लेना, कामायनी खड़ी है शंकर जी के दर्शन करने। कामायनी खड़ी है शंकर जी के दर्शन करने। तो कामायनी से बनेगा कामायनी महाकाव्य, और खड़ी है तो खड़ी बोली, और दर्शन करने किसके? शंकर जी के। तो रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। तो खड़ी बोली आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है दोस्तों खड़ी बोली, और खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित है। मानवता को विजयनी बनाने का संदेश इसमें दिया गया। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपसे कभी पूछा जाए अब कि हिंदी में कामायनी को ताजमहल के समान मानने वाले जो आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, वो कौन हैं? जो कवि हैं वो कौन है? वो कौन है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान बताया। कामायनी खड़ी बोली में लिखी गई, ये रूपक कथा काव्य भी है। ठीक है, इसके नायक नायिका मनु श्रद्धा के आधार पर ये बनाकर रचित की गई दोस्तों, है ना। इसके सर्ग 15 हैं, ये भी याद रख लेना है। और इसका रचना काल क्या है? 1935, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कामायनी के बारे में। फिर कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? और बोले सर छायावाद की जब बात आती है और उपनिषद की बात आती है, और जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, और जब हमारे ऊपर शंकर जी की छत्र छाया रहती है तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। क्या बनी रहती है? शांति। आप मंदिर क्यों जाते हो? आप भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हो दोस्तों? इसलिए कि हमारे घर में शांति हो, हमारे मन में शांति हो, है ना। तो उत्तर आपका क्या होगा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कौन कहेगा? जब आप उपनिषद पढ़ते हो तो आपको भी अच्छा अनुभूत होता है ना। तो दोस्तों यहां पर छायावाद का उपनिषद कहा है तो शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। ऐसे आपको याद भी करना है। ठीक है, और कई बोले सर शांति चाहिए तो शंकर जी की छाया में चले जाओ, है ना। तो इस प्रकार से शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद को उपनिषद कह दिया, और सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को हिंदी का ताजमहल के समान कह दिया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 ईस्वी छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। शांति प्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी दोस्तों, जिनमें प्रमुख कौन कौन सी हैं? नीरव, है ना, हेमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, साम्यकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजा, व्रंत और विकास। ठीक है, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन एवं स्मृतियां और कृतियां। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना है। ये शांति प्रिय द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, है ना।
इनको हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अच्छे से हमें याद भी करना है, ट्रिक से भी आपको याद करना है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? अब श्रद्धा आपको बताना है किसका प्रतीक है ना। 4 विकल्प हैं और बोले सर श्रद्धा की बात करते हो तो श्रद्धा हम हृदय से श्रद्धा रखते हैं। अपन बोलते ना कि हम तो भगवान पर हृदय से श्रद्धा रखते हैं, आप बात क्या करते हो, है ना। हृदय से रखते हैं कि ऊपर पट्टी? कहीं ऊपर पट्टी वाले तो नहीं है, जल्दी से बता दो कौन कौन है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? और श्रद्धा की जब बात आती है तो बोले सर हम भगवान पर हृदय से श्रद्धा रखते हैं। तो किसका प्रतीक होगा, हृदय का या फिर बुद्धि का? किसका होगा? कमला ठाकुर, पंकज जी प्रश्न क्रमांक 12 में कैसे याद रखोगे? बोले सर हम हृदय से श्रद्धा रखते हैं, हृदय से श्रद्धा रखते हैं तो हृदय का प्रतीक होगा, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। ठीक है, ये श्रद्धा, मनु, श्रद्धा और ईड़ा, तो मनु क्या है? मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ठीक है, और ईड़ा बुद्धि का, ईड़ा बुद्धि का। एक चीज याद रखना, मनु से आपको याद हो जाएगा मनु और मन, तो मनु मन से, श्रद्धा हृदय से और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य भी है और इसका प्रधान पात्र क्या है? श्रद्धा। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम था कामायनी और प्रसाद जी ने इस गरिमामय नारी को सम्मान देने के लिए अपने महाकाव्य का नाम क्या रखा था? कामायनी। और इसकी कथा का आधार क्या है? तो ऋग्वेद, छांदोग उपनिषद, ये याद रख लेना है। ऋग्वेद, छांदोग उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कि कौन सा कामायनी का आधार नहीं है या कौन सा कामायनी का आधार माना जाता है, तो इनको भी हमें याद रखना है कि ऋग्वेद, छांदोग उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत। ठीक है, बिल्कुल सही है। बुद्धि का ईड़ा, है ना, श्रद्धा का हृदय और मनु मन का प्रतीक होता है। ठीक है, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक तो आपको पता ही हो गया, हृदय हो गया। फिर जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कौन सी को किया गया? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक को, कानन कुसुम या फिर झरना या आंसू को किया गया? पहले खड़ी बोली फिर ब्रजभाषा, किसको किया गया ये बताना है। और आपको पता होगा किसमें किया गया, किसमें किया गया, किस कृति को किया गया? प्रेम के पथ में ब्रजभाषा खड़ी है, ब्रजभाषा खड़ी है। कैसे याद रखोगे? एक प्रेम पथिक इनकी रचना है। बोले सर प्रेम के पथ में ब्रजभाषा खड़ी है, ब्रजभाषा खड़ी है। तो ये ब्रजभाषा में भी और खड़ी बोली में भी, है ना। तो ये याद रख लेना, पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो प्रेम के पथ में ब्रजभाषा खड़ी है, ब्रजभाषा खड़ी है, इस प्रकार से आप लिख लेना, ब्रजभाषा खड़ी है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 पहले ब्रजभाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया तथा आंसू 64 छंद और जोड़ दिए। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। देखो ये उर्वशी आ गया। अब दोस्तों ये उर्वशी बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने पहले पढ़ाया था तो कुछ लोगों ने कहा कि सर आप थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाएं, है ना, आप पहले खुद पढ़ लो फिर हमें पढ़ाएं, है ना। कुछ लोगों ने कहा, मैंने कि ठीक है आप सही बोल रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूं, आप भी थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, तो मैंने कहा था कि उर्वशी एक रचना जयशंकर प्रसाद की है। बोले सर हो ही नहीं सकती, ये तो दिनकर जी की है। मैंने कहा दिनकर जी की भी है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन एक रचना मेरी भी मान लो कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी है। 1909 में, है ना, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रू वाहन 1911, कानून कुसुम 1913, करुणालय, है ना, इस संसार का क्या माना जाता है? करुणालय, जल्दी बताओ। 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 33 और कामायनी
1935, ठीक है, ये मानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारी रचनाएं हैं, ये रचनाएं कभी कभी क्रमबद्ध भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको क्रमबद्ध के लिए भी तैयार रहना है ना, और ये आपको, ठीक है, पढ़ना भी है। तो कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ठीक है, 1935 कामायनी का है, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे, इन रचनाओं को याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद की रचना, मैं बोल रहा हूं एग्जाम कोई भी हो, जयशंकर प्रसाद से 3 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। रामचंद्र शुक्ल से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 नहीं आएंगे तो 2 आएंगे। जयशंकर प्रसाद से 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल को भी अच्छे से पढ़ना है। और छायावाद के चारों जो आधार स्तंभ है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला या फिर दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, इन सभी को पढ़ना है, ठीक है। अब आंसू है तो आंसू मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है आंसू है तो क्या है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। और आंसू क्या है दोस्तों, आंसू बताना है। बोले सर ना तो ये मुक्तक काव्य है, ना ये अतुकांत काव्य है, और ना ही ये प्रबंध काव्य है, तो क्या है फिर इसमें उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। ये तो एक ब्रह काव्य है। और बोले सर ब्रह में ही आंसू बहाते हैं, काय में बहाते हैं, ब्रह में। तो मुक्तक काव्य नहीं लगाना, ये तीनों काट देना, प्रबंध काव्य भी काट देना। अब आंसू रचना का नाम है, तो आंसू कभी ने भी कुछ सोचकर समझकर रखा होगा। बोले सर ब्रह में लोग आंसू बहाते हैं, तो ये कौन सा काव्य हो जाएगा, ये ब्रह काव्य हो जाएगा। कौन सा, आंसू, जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों में याद अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्राय 3 वस्तुओं का उल्लेख है। हे प्रिय, प्रिय के शरीर सौंदर्य और परिकुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंके। तो याद रख लेना आंसू क्या है, ब्रह काव्य। आंसू क्या है, ब्रह काव्य। ना तो ये मुक्तक काव्य है, ना प्रबंध काव्य है ना अतुकांत काव्य है, ये ब्रह काव्य है ना। और जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है। जयशंकर प्रसाद की कृतियां बताना है, 4 हैं। आपने पढ़ा है कि जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी आपने रचनाएं पढ़ी हैं दोस्तों। कौन कौन सी पढ़ी हैं, नीचे विकल्प हैं, बता दो कौन कौन सी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आपके पास भी 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, उसमें आपको थोड़ा सा टिक करके और टिक कर देना है कि सर आज का जो जयशंकर प्रसाद की अगर कृतियां आप पूछ रहे हो तो उत्तर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झरना, लहर, ध्रुव सौमनी और स्कंदगुप्त, है ना। झरना, लहर, ध्रुव सौमनी और स्कंदगुप्त, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये रचनाएं किसकी हैं, ये मानी जाती हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। और झरना को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की है ये, ठीक है, ये भी याद रखनी है। और यहां पर देखो कि जयशंकर प्रसाद की कृतियां यहां पर दी हैं, ठीक है। और दोस्तों यहां पर देखते हैं, हाँ जी, नीरजा, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा जी की हैं, बिल्कुल। ये निराला जी की हैं और ये सुमित्रानंदन पंत जी की हैं, बहुत बढ़िया। नीरजा, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा, ये आपकी जयशंकर प्रसाद। ये परिमल गीतिका, प्रबंध, पद, तुलसीदास, है ना, ये आपकी निराला की हैं। पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ये ग्राम्या की हैं। एक चीज यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है कि तुलसीदास आपको याद रख लेना। एक क्वेश्चन यूपी वालों की बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यूपी के जितने एग्जाम होते हैं उनमें तुलसीदास जरूर पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, है ना, चाहे सुपर टेट हो, ये रचना जरूर पूछी जाती है, चाहे LT ग्रेड हो दोस्तों। तुलसीदास बोले किसकी रचना है, जब जो लोग पढ़ते नहीं बोले सर अभी तक तो मैंने नाम सुना था एक कवि का, लेकिन अभी रचना कहां से आ गई। तो बहुत सारे लोग इसी में रहते हैं कि यार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, जिसने नहीं पढ़ा। लेकिन तुलसीदास, ये रचना निराला जी की, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और यहां पर आपको एक पूछी जाती है, मुक्तिबोध किसकी रचना है। मुक्तिबोध किसकी रचना है, ये कैसी भी पूछी जाती है। बोले सर ये भी नाम मुक्तिबोध तो कभी का सुना था लेखक का, है ना, लेकिन ये अब मुक्तिबोध रचना किसकी आ गई। तो मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की है ना, और तुलसीदास निराला की है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो कौन सी कृति के नहीं है ये आपको बताना। 17 का आंसर कानन कुसुम, ध्रुव सौमनी, चारुचंद्र लेख और तितली। तो यहां पर आपका जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो देखो कानन कुसुम है, ध्रुव सौमनी है, तितली भी है, ठीक है। कौन सी नहीं है, चारुचंद्र लेख यानी C नंबर
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलता। ये चारू चंद्र लेख नहीं है ना, ये याद रख लेना। ये चारू चंद्र लेख किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है चारू चंद्र लेख, है ना। चारू चंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बोले सर बिल्कुल सही कहा कि ये चारू चंद्र लेख तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, क्योंकि ये चारू चंद्र की चंचल किरणें हजारों बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें हजारों बार पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सभी ने पढ़ी हैं। तो ये चारू चंद्र लेख के रचनाकार भी कौन होंगे? कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और दोस्तों यहां पर देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, है ना। पुनर्नवा अनामदास का पोता, कोटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, है ना, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क इत्यादि ये रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। इनको याद रखना। और कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली जयशंकर प्रसाद की ये रचनाएं हैं, ठीक है। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। कौन सी? कबीर, कबीर नामक कृति भी इन्हीं की है और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखना। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया और विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने ही किया है, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों यहां पर अपन ने छायावाद के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी आज, और भी कुछ पढ़ना है क्या? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जल्दी से थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 18 का आंसर चयन करना है अपन को। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये आपको चयन करना है। आकाशदीप भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाएगी आकाशदीप, ठीक है, दीप से का। और यहां पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पारद्वार, आंगन के पारद्वार ये किसकी रचना है? आंगन के पारद्वार ये किसकी रचना मानी जाती है? सभी लोग बताएंगे। दीप से का, नीरजा, यामा। तो महादेवी वर्मा की तो हमने पढ़ा था कि जो यामा है ये तो है, ठीक है। यामा तो आपने मान लिया। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो ये आंगन के पारद्वार, आंगन के पारद्वार ये अज्ञे जी की, ठीक है, अज्ञे जी की है। ये आंगन के पारद्वार किसकी है? अज्ञे जी की, ठीक है। अज्ञे जी याद रख लेना, ये अज्ञे जी की है आंगन के पारद्वार, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे साहब की है। अज्ञे की प्रमुख रचनाएं देखो यहां पर, अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए, ये पूर्वा, सुनहले सैबाल, कितनी नाव में कितनी बार, है ना, बाबरा अहेरी, इत्यलम, इत्यलम, चिंता, पहरे में सन्नाटा बुनता हूं। अब आपको बताना है कि अज्ञे जी को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सभी लोग चयन करेंगे। अज्ञे जी को बताना। महादेवी जी को तो यामा के लिए मिला, अज्ञे जी को कौन सी रचना के लिए मिला था बताना है दोस्तों, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में मात्र 4 रचनाओं को मिला, 4 रचनाओं को मिला। उसके बाद ये संपूर्ण साहित्य, उसके बाद संपूर्ण साहित्य में
ये पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, तो मात्र 4 रचनाओं को मिला, वो रचनाएं आपको याद रख लेना है। ठीक है, आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें क्या मिला था? आंगन के पार द्वार में क्या मिला था? जल्दी से बताओ। वो तो साहित्य पुरस्कार मिला था, लेकिन ज्ञानपीठ बताना है कितनी नाव में कितनी बार। बहुत बढ़िया, कितनी नाव में कितनी बार इन्हें मिला था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले 1968 में मिला किसे? चिदंबरा के लिए मिला पंत जी को 68 में। ठीक है, फिर 72 में किसे मिला? जल्दी से बता दो, मैंने ट्रिक से भी बहुत सारी चीजें याद करवाई हैं। 68 में चिदंबरा को मिला, सुमित्रानंदन पंत के लिए चिदंबरा को। फिर 72 में किसे मिला? 78 में किसे मिला? और 82 में किसे मिला? है ना, आपको पता है कि एकमात्र महिला की रचना, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में एकमात्र कौन सी एकमात्र कवित्री की रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आता है, और वो एकमात्र कवित्री कौन थी? महादेवी वर्मा, जिनकी रचना थी यामा। 1982 में यामा के लिए मिला था। ठीक है, 1972 में किसे मिला? उर्वशी के लिए। और 1978 में मिला कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, तो ये 4 रचनाओं को आपको याद रखना है। 1968 चिदंबरा, 72 में उर्वशी दिनकर जी। ठीक है, 78 में कौन आ गए? अपने अज्ञे जी आ गए। और 82 में कौन? महादेवी वर्मा। केवल इन 4 रचनाओं को ही क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बाकी इसके बाद संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, तो इन 4 रचनाओं को याद कर लेना। देखो, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य अकादमी वाली पूरी रचनाएं महत्वपूर्ण है, व्यास सम्मान वाली पूरी रचनाएं महत्वपूर्ण है। इन रचनाओं को अच्छे से याद करना, रचनाएं यहीं से पूछी जाती हैं। ठीक है, जिनमें कोई ना कोई पुरस्कार मिला है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए अपना यहीं पर समापन होते हैं। अब थोड़ा सा किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो वो जल्दी से बताओ। किसी को कोई थोड़ा सा डाउट लगता है? पूजा कुमारी जी, मौर्या जी, शिव कुमार जी, और अभी तक किसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है? और कौन कौन ऐसे साथी हैं जो कोर्स लेकर के और पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी हमें बता देना। ठीक है, और उनका एक पूरा बैच बना दूंगा, तो जल्दी से बताएं सभी लोग। और किस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी बता दें, है ना। और एक चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों कि आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस जो अपना ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, प्ले स्टोर में आप सर्च भी करोगे सेल्फ स्टडी क्लासेस तो आपको ऐप मिल जाएगा। और मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कोर्स देखना है, किस प्रकार से कोर्स आपको लेना है। ठीक है, किस प्रकार से पूरा कोर्स आप देख पाएंगे, किस प्रकार से आपको नोट्स वहां पर मिलेंगे, किस प्रकार से आपको दोस्तों प्रश्नोत्तर सीरीज वहां पर मिलेगी, कैसे आपको ट्रिकी वीडियो वहां पर मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। एक वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, और है ना वीर सिंह जी, एक बार और बता दे रहा हूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला 1968 में चिदंबरा के लिए। किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत के लिए। 1972 में मिला किसे? उर्वशी के लिए, उर्वशी रचना के लिए किसे? दिनकर जी को। ठीक है, और दोस्तों तीसरी मिला 1978 में अज्ञे के लिए, कितनी नाव में कितनी बार। और 1982 में मिला यामा के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। आपको क्या करना है कि आप बैच पर क्लिक कर रहे हैं, बैच पर क्लिक नहीं करना, उसके बाजू में स्टोर लिखा है, स्टोर पर क्लिक करो, है ना। बैच पर क्लिक नहीं करना है, स्टोर पर क्लिक करना है सोनू जी, है ना। बैच पर क्लिक नहीं करना है। सभी लोग बैच पर क्लिक कर रहे हैं तो वो कोड मांग रहा है। मैं जब बैच बनाऊंगा स्टूडेंट का, जो सिलेक्ट हो जाएंगे पीजीटी टीजीटी के लिए, उनका बैच बनाऊंगा, तब बैच में जुड़ना है। अभी बैच में नहीं जुड़ना है, अभी बैच बना नहीं है ऐप का। अभी आपको काय पर स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर में क्या मिलेगा? आपका कोर्स मिलेगा। तो सभी लोग स्टोर पर क्लिक करें। ठीक है, और आपको कोर्स मिल जाएगा। सभी लोग पहले डाउनलोड कर लेना। किसी को कोई दिक्कत हो तो वहां पर चैट का भी ऑप्शन आता है, चैट पर भी आप क्लिक करें। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें दोस्तों, और किसी को अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएं। विनय यादव जी, नेट का अभी तो नहीं, पीजीटी वालों के लिए भी है ना, नेट के वालों के लिए उपयोगी है, लेकिन वो व्यवस्थित अभी नहीं हो पा रहा। लेकिन कोर्स जल्दी ऐप पर लॉन्च करेंगे नेट वालों के लिए। ठीक है,
ठीक है। रंजीता गुप्ता, ऐप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस। पीहू दुबे जी, कल्पना जी, सोच बही, रिश्ता नया, शिव कुमार यादव जी, अमेठी, वेरी गुड, नीलिमा राव, उपेंद्र जी। और वहां पर दोस्तों जो कोर्स है उसका जो चार्ज रखा गया वो कितना, 1500 चार्ज इसका रखा गया। इसमें दोस्तों आपका 20 तारीख यानी कि 20 नवंबर तक इसमें 20% का डिस्काउंट है, यानी कि वहीं पर कूपन दिया है। कूपन को पहले आप रिडीम करेंगे, कूपन को पहले अप्लाई करेंगे, है ना, तब आपका जो कोर्स 1500 दिखा रहा है वो आपका 1200 का हो जाएगा, वहीं पर 1200 दिखने लगेगा, है ना, तब आपको आगे बढ़ना है वहां पर। तो ये 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 1200 और 20 नवंबर तक ये डिस्काउंट है सभी के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी के लिए कोई डाउट है? अनिकेतन, लालदास, प्रीति जी, प्रीति जी वेरी गुड, अर्चना और हेम, मिनी पांडे जी, बिमलेश कुमारी राजपूत वेरी गुड, हाँ, महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ यामा, ठीक है, ललित मोहन गोस्वामी, शिव कुमार जी। 1500 से 20% ऑफ है, यानी कि वो 1200 में है ऑफ। आपको वो करना है, कोड को अप्लाई करना है, पहले कोड जो दिया है वहां पर कूपन कोड उसको अप्लाई करना है ना। अप्लाई करोगे तो वो 1200 का हो जाएगा, 20% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ऐप की पूरी प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे आपको ऐप को करना है, ठीक है, वो प्रोसेस आपको समझाऊंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। वो 1 साल के लिए है, पूरा 1 साल के लिए। प्रभा सिंह, मैं इसके बाद रुचि जी अभी वीडियो डालने वाला हूं तो और बता दूंगा। सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें ऐप, ठीक है। ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको स्टोर पर क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर क्या दिखेगा, कोर्स दिखने लगेगा। फिर कोर्स पर क्लिक करना, कोर्स पर क्लिक करोगे तो और नीचे स्लाइड को करना, नीचे लिखा होगा कूपन, कूपन कर क्लिक करोगे तो कूपन के नीचे अप्लाई होगा। अप्लाई पर क्लिक करोगे तो अप्लाई करोगे तो दोस्तों वहां पर अप्लाई हो जाएगा और आपका जो कोर्स है वो 1500 से ना होकर कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। तो कुरैशी जी, सिरोज जी, रीता यादव, अशोक जी, अर्चना जी, गायत्री तिवारी, ठीक है। तो सभी लोगों को धन्यवाद। रीता, ठीक है। कौन सा प्रश्न पूछा था? ओम विकास जी, ठीक है। तो सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो दोस्तों आप वहीं पर ऐप डाउनलोड करें, जो भी चीज आप पे नहीं बनती तो चैट का ऑप्शन आता है, चैट भी आप कर सकते हैं, वहां से आपकी हेल्प की जाएगी वहां से, ठीक है। और अभी आपका देखो सिलेबस देख लेते हैं अपन पीजीटी और टीजीटी का। यहां पर देखो ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका टीजीटी का सिलेबस है। यहां पर देखो ये टीजीटी का सिलेबस है और यहां सिलेबस में हमने क्या देखा, हिंदी साहित्य का इतिहास देखा, बिल्कुल सही है। आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ठीक है, ये हो गया। इसमें रीतिकाल आपने पढ़ा, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये इतनी चीजें आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में ये हो गया। अब हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, इसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, अन्य विधाएं पढ़नी है, जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। और यहां पर फिर हम आते हैं काय पर, विभिन्न हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, ठीक है। और काव्य के भेद, रस, अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्था, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संप्रदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि
और दोस्तों त्रुटि सुधार भी आपको पढ़ना है ना। और व्याकरण में पढ़ें तो लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप और पर्यायवाची पढ़ना है। विलोम भी पढ़ना है, मुहावरे, लोकोक्ति, यानी कि पूरा का पूरा दोस्तों कोर्स आपका टीजीटी में है, हिंदी में पूरा तो पूरा पढ़ना है। और बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी का सिलेबस भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, है ना। भक्ति काल, संत काव्य, सूफी, राम भक्ति, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, गद्य साहित्य का विकास, आत्मकथा, अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, भाषा विज्ञान, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, वर्तनी, वचन, कारक, शुद्ध। ठीक है, तो मैं दोस्तों जो अपना सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है पीजीटी और टीजीटी का। टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस सेम ही है, कुछ टॉपिक बस एक आध दो बस हो जाएंगे, बाकी सेम है, पूरा सेम है। ठीक है, तो मैं पूरा अभी उस कोर्स को करवा देता हूं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी और टीजीटी पीजीटी के लिए ही होगा पूरा। ठीक है, तो अलग से कोई कोर्स नहीं होगा पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी वो उसको कर दे रहा हूं, तो पूरा उसी में आएगा। ठीक है, तो उस कोर्स का नाम क्या हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी हो जाएगा। ठीक है, शिवांगी सिंह, रौनक जी, प्रिंस यादव, प्रभा सिंह जी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना यहां पर। और आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो एक वीडियो अपलोड होगा, उसको पूरा देख लेना, उसके बाद आपको पूरा का पूरा कोर्स वहां पर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, लाइक जरूर कर दें। आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं दोस्तों कब, कल इसी टाइम पर। ठीक है, 9 बजे फिर मिलते हैं, है ना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।